हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन गामा क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। अब देखिए, आज जो है हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर पे प्रोसीड कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 पे, जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस। ठीक है, देखिए मोलैरिटी, एक चीज़ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि 10 तारीख से, सितंबर 10 तारीख से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे होंगे, आपके जूनियर्स होंगे या आपके कलीग्स होंगे, उनको जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि न्यू बैच जो है 11th का वो 10 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ जो है आप लोग बिल्कुल अपने जूनियर से शेयर कर दीजिए, और आप लोग का भी जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। सो इसलिए आप लोग जितने भी लोग हैं वो आप मैनेज करिए और कोशिश करिए कि मुजफ्फरपुर पहुंच जाए। अब देखिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है कोरोना का, तो आप पढ़ सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब इंसान को मरने से डर लगता है, अब मरने का कोई डर नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री रहिए और स्टडी करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आइए अपने लेक्चर पे आते हैं कि मोलैरिटी ऑफ आयंस। देखिए क्या कह रहा है, इफ 53 ग्राम Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na2CO3, Na प्लस और CO3 डबल माइनस। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कि देखिए अब वेट ऑफ आपका Na2CO3 का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है, 53 ग्राम। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा। देखिए Na का कितना होता है सोडियम, देखिए 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का एटम कितना है 3। इन सभी को ऐड करिएगा तो आपको आ जा रहा होगा 106 आता है, शायद 48 और 12 60 106 ग्राम आएगा। ठीक है, तो बताइए आप नंबर ऑफ मोल अब निकाल सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है कि वेट ऑफ Na2CO3 मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये जो है यहां से ये क्या है 53 और ये क्या है 106, तो ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका नंबर ऑफ मोल पता चल गया, तो बताइए इसका मोलारिटी अगर आप निकालें। अच्छा एक चीज और कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम V जो है 500 ml दिया हुआ है। तो बताइए इसको 500 ml को अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 1/2 लीटर हो गया तो आप बताइए यहां से मोलारिटी नहीं निकाल सकते हैं क्या। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यही ना होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो बताइए तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो गया आपका 1/2 और ये भी हो गया 1/2, ये कितना आ गया 1। इसका ये मतलब हुआ कि 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 है, 1m हुआ ना। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 नंबर ऑफ मोल्स जो है Na2CO3 का है, जो कि आपका क्या है सॉल्यूट है। लेकिन अब Na प्लस और CO3 डबल माइनस का कैसे कितना होगा वो चीज देखिए आप, तो ये चीज नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए अभी जो हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ये हम लोग तभी यूज करेंगे जब इसका 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा। जब इसका 100% कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन मतलब क्या, टूटना। 100% ये टूट रहा होगा किस में, देखिए तो 2Na प्लस और किस में टूटेगा, ये CO3 डबल माइनस में टूटेगा। तो बताइए सोडियम का 1 मोल से, देखिए तो सोडियम के सोडियम के 1 मोल से Na प्लस कितना 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसे इसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो बताता है कि इसके कितने मोल से कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कब, जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा। देखिए इधर भी 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन मतलब बैलेंस है। ठीक है, तो बताइए इसके 1 मोल से ये कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, और ये कितना 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम, अगर 1 लीटर इसके वॉल्यूम में 1 मोल प्रेजेंट था ये Na2CO3, तो 1 लीटर में यहां पे भी अगर 1 लीटर में ये कितना प्रेजेंट है 2 लीटर, और ये 1 लीटर में कितना है 1 लीटर है। अब ये देखिए तो यही तो होता है मोलारिटी, 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा, इसका मोलारिटी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1m हो गया। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब ये नो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम,
तो यहाँ पे क्या हो गया 2m हो गया, और ये कितना हो गया, इसका मोलारिटी ये हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट केस में आप मोलारिटी निकाल लीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका मोलारिटी निकाल लेते हैं सभी डिफरेंट केसेस में, ठीक है। तो आइए अब जो है हम लोग कि अब मोलारिटी हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन के केस में, कि अगर डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आप चीनी पानी का कोई घोल बनाए, ठीक है, अब उसमें क्या किए, उसको टेस्ट करके देखे बहुत ज्यादा मीठा लग रहा था, अब क्या करते हैं उसमें और ज्यादा पानी मिला देते हैं और फीका हो जाएगा वो, और पानी मिला और फीका हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है वो धीरे धीरे। तो देखिए, लेकिन बताइए, चलिए अब पहले देखते हैं हम लोग डाइल्यूशन ऑफ चाहे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलारिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अच्छा एक चीज बताइए, ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें कुछ वाटर है और इसमें कुछ मान लीजिए चीनी का अमाउंट डाल के इसको एक सॉल्यूशन बनाया गया। इसमें सॉल्यूशन है, उसका नंबर ऑफ मोल क्या है, n1 है, n1 इसका क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल, और v1 इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और m1 क्या हो गया, इसका मोलारिटी हो गया। तो बताइए यहां से मोलारिटी m1 इज इक्वल टू यही ना होगा, n1 डिवाइडेड बाई v1, मतलब यहां से n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 और v1, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब बताइए इसमें आप पानी मिला रहे, चीनी तो मिला नहीं रहे, तभी तो ये डाइल्यूट हो रहा है। तो देखिए, तो इसमें आफ्टर डाइल्यूशन, तो अब जैसे इसको डाइल्यूट कर रहे हैं आप, तो डाइल्यूट करने के बाद वाटर के अमाउंट बढ़ेगा इसमें जो है आपका, ठीक है, तो ये जो है आफ्टर डाइल्यूशन हुआ, तो आफ्टर डाइल्यूशन इसका नंबर ऑफ मोल हो गया n2, और ये वॉल्यूम हो गया v2, और इसका मोलारिटी हो गया m2। तो यहां से देखिए, तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाई v2, तो यहां से आपका n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 और v2, इक्वेशन 2 हो गया। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ये है, नंबर ऑफ मोल ये है, क्या दोनों में नंबर ऑफ मोल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि चीनी का तो मतलब आपका इस दोनों केस में जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो आपका नंबर ऑफ जो मोल है वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो आपका चीनी का अमाउंट है वो वही रह रहा है, बढ़ा क्या रहा है, पानी बढ़ा रहा है, तो नंबर ऑफ उसको मोल तो उसका सेम रहेगा। तो देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute will remain constant before and after dilution, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, n1 इज इक्वल टू n2 हो गया। यहां से देखिए, तो m1v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि आप ध्यान रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे कॉन्सेप्ट क्या था कि नंबर ऑफ मोल जो है कांस्टेंट रहेगा, उसी चीज को हम उसी रिलेशन ड्राइव किए हैं। तो ये रटने का जरूरत है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो आइए अब हम लोग इससे रिलेटेड एक नीचे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसका न्यूमेरिकल बनता है। कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि देखिए क्वेश्चन है कि 0.2 मोलारिटी है, 100 ml सॉल्यूशन है HNO3 का। देखिए इसमें सॉल्यूशन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन जो होगा वो हमेशा डिफरेंट ही रहेगा। डाइल्यूटेड विथ 100 ml water, find
न्यू मोलारिटी। आपसे पूछा है कि इसका न्यू मोलारिटी क्या होगा, वो बताइए। तो कोशिश करिए। कह रहा है कि 0.2 m 100 ml, 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water, find new molarity। ठीक है, इसको डाइल्यूट किया गया, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी न्यू मोलारिटी क्या होगी, वो बताइए। ठीक है, तो देखिए हम तो M1 इज इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, V1 इज इक्वल टू क्या है 100 ml, और M2 जो है आपको नहीं पता है, और V2 लेकिन पता है। तो बताइए क्या हम लोग M1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 M2, ये रिलेशन तो जानते हैं ना। जब ये रिलेशन जानते हैं तो इसके अंदर पुट करिए, तो 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू V2 जो है आपको 100 इंटू M2 नहीं पता है, तो ये 100 से 100 कटेगा, तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी V2 तो 2 ना 100 हो जाएगा। कह रहा है कि 100 ml वाटर से उसको डाइल्यूट किया गया। जैसे ऑलरेडी ये 100 ml का सॉल्यूशन है और इसमें 100 ml और ऐड कर दिया वाटर, इस सॉल्यूशन जो है वो कितना ml हो जाएगा 200। तो ये जो V2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 200 ml सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये 200 ml सॉल्यूशन हो गया, 0 से 0 गया, और ये 2 से ये 2 कटेगा, तो ये 0.1 आ गया। मतलब यहां से ये कितना हो गया 0.1 m हो गया इसकी मोलारिटी। मतलब देख रहे हैं, डाइल्यूट करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उसकी मोलारिटी कम हो जाती है। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे आप दो चीज को मिक्स कर रहे हैं तो उसकी मोलारिटी कैसे निकाला जाए। देखिए, तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, अब देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर जो हमको निकालना है, सपोज मान लीजिए ये कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका मोलारिटी M1 है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल है वो N1 है। अब इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, एक दूसरा वॉल्यूम है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V2 है, इसका मोलारिटी M2 है, नंबर ऑफ मोल इसके अंदर सॉल्यूट का M2 है। अब जब इस दोनों को मिक्स करिएगा तो N1 और N2 तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ मोल्स रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट का बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब जो अब जो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें आपका नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, N3 जो होगा वो N1 प्लस N2 हो जाएगा, V3 क्या होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। लेकिन मोलारिटी जो है वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो यहां इन दोनों केस में देखिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा N1 इज इक्वल टू क्या होता है V1 इंटू M1, और यहां पे N2 इज इक्वल टू क्या होता है M2 इंटू V2, और यहां पे देखिए तो N3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V3 इंटू M3, ठीक है। तो यहां से देखिए तो N1 प्लस N2 जो होगा, N1 प्लस N2 जो होगा वो N3 के बराबर होगा। तो यहां से जब ये बराबर होगा इसका मतलब क्या हो गया कि M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3, ठीक है। आपका अब यहां से देखिए तो यहां से M3 इज इक्वल टू क्या, V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, यहां से M3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये जो रिलेशन आएगा वही आपको एक फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रहेगा, ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप खुद ही ये ड्राइव कर लीजिएगा, उस टाइम सॉल्व करने के टाइम में खुद ही कर लीजिएगा। लेकिन जब ये याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में डाल देगा, पूछ लेगा आपसे ऑब्जेक्टिव इससे, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझे बच्चों।
तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। कोई भी दिक्कत हो तो विदाउट हेजिटेशन पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि इफ 0.2 m 100 ml HCl solution is mixed with 0.1 m 300 ml HCl solution, find molarity of mixture, ठीक है। तो यहां से आपका M1 जो है वो 0.2 हो गया, V1 जो है वो 100 ml हो गया, और M2 कितना हो गया 0.1 m हो गया, और V2 जो है वो कितना हो गया 300 ml हो गया। इन दोनों को मिक्स किया गया। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमको, अब देखिए इन दोनों को जब मिक्स करिएगा तो आपको यहां से तो V3 क्या मिल जाएगा V1 प्लस V2, तो ये कितना हो जाएगा 400 ml, और M3 आपको नहीं पता होगा। तो M3 निकालने के लिए अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले एक रिलेशन देखे थे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई क्या होता है V1 प्लस V2। यहां से देखिए तो M1 हो गया 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 कितना हो गया 400। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। यहां से अब जो आपका M3 हो जाएगा, देखिए तो 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 400, ये कट गया, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, देखिए तो 0.1 ये इसकी मोलारिटी हो गई। ये मिक्सचर का आपसे पूछा था इसकी मोलारिटी क्या है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है वो देखिए। अब ये मोलालिटी है, इससे पहले हम पढ़े थे मोलारिटी, ठीक है। अब मोलालिटी क्या होता है, देखिए मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ आपका सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग मोलालिटी कहते हैं, ठीक है। देखिए तो इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में जो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं मोलालिटी कहते हैं। तो मोलालिटी का आप इस तरह से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by weight of solvent in kg। ठीक है, उसके स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं आपको हम। क्वेश्चन है कि find molality if 20 gram NaOH dissolved in 100 gram solution। ठीक है, अब देखिए तो यहां से आप देखिए वेट ऑफ सोल्यूट प्लस
वेट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है आपका दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहां से देखिए तो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है, ये कितना है 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नहीं पता है, लेकिन सॉल्यूशन का वेट तो हमें पता है ना 100। तो यहां से बताइए 20 को उधर लेके जाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता चल जाएगा। तो वेट ऑफ जो सॉल्वेंट आएगा वो 100 माइनस 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो गया। तो यहां से आपका जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम हो गया। तो इसको केजी में बदलिएगा तो क्या करिएगा आप 1000 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए तो इसको काटिएगा आप, 4 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 और ये नीचे आ जाएगा 25। तो ये जो आ रहा है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा इन केजी में। ठीक, तो अब देखिए अब जो है हमको ये क्या निकालना है, मोलालिटी। तो मोल आप यहां से पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो NaOH का देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट निकाले थे ना अभी थोड़ा देर पहले, मतलब लास्ट लेक्चर में कितना आया था 40 ग्राम आया था इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकल जाएगा। देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका वेट ऑफ सब्सटेंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 ग्राम। तो 20 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। तो देखिए यहां से अब जो है आपका मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये हो गया। तो बताइए यहां से अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो सॉरी, तो यहां से देखिए ये 25 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये नीचे 4 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये आ गया आपको 6 हो गया 1025। तो ये जो है आपको मोलालिटी आ रहा होगा इस केस में। तो ये जो आपको है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए आप इक्विवेलेंट वेट देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए तो अब जो है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एसिड, देखिए एसिड के केस में, एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है आपका मतलब इक्वल टू एक्स, ये किसके बराबर होता है कि नंबर ऑफ H प्लस रिमूवेबल, कितना नंबर ऑफ H प्लस जो है उससे रिमूवेबल है, तो वही किसके बराबर होता है आपको नंबर ऑफ एन फैक्टर के बराबर। जैसे मान लीजिए देखिए H2SO4 है, और H2SO4 के केस में देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर भी बनाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से आता है इसका। ये तो बताइए इसमें दो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक इससे, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जितना हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वही हाइड्रोजन जो है ये एसिड जो है वो डोनेट करता है। तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो किसी कोई एसिड डोनेट करता है वही जो होता है क्या होता है आपका नंबर ऑफ एन फैक्टर के इक्विवेलेंट होता है। तो इस केस में जो आपका एन फैक्टर होगा एक्स, वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा एन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए मतलब यहां से पॉइंट भी लिख सकते हैं कि द हाइड्रोजन which is attached with oxygen with
ऑक्सीजन आर रिमूवेबल, वही रिमूवेबल होता है और दैट इज इक्वल टू द एन फैक्टर। ठीक है, इससे अगर मान लीजिए आपका अगर ये कोई कंपाउंड है H3PO4, ठीक है, H3PO4 जो है, ठीक है, इस केस में जो एन फैक्टर होता है वो देखिए कैसे, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से आता है इसका स्ट्रक्चर। तो बताइए एक हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा होता है वो आपको रिमूवेबल होता है। ये चीज आप पढ़े भी होंगे, पहले भी 11th में पढ़े थे। उस चीज को हम यहाँ पे रिवाइज करा रहे हैं, रिकॉल करा रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ये चीज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए तीसरा केस जो है, अगर मान लीजिए हम ये दे दिए H3PO3 हो गया, तो H3PO3 है, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, OH हो गया, यहां पे आपको OH हो गया और यहां पे एक हाइड्रोजन हो गया। तो बताइए ऑक्सीजन से तो 2 ही जुड़ा हुआ है, तो 2 ही हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इससे रिमूवेबल होगा। इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मान लीजिए ये हो गया, देखिए तो H3PO2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में जो अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, ठीक है, इस केस में एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो चीज है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो ये जो भी चीजें पढ़े थे हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए बेस के बारे में। इसका जो एन फैक्टर होगा किसके बराबर होगा, कि नंबर ऑफ OH माइनस रिमूवेबल फ्रॉम बेस। अब बेस से जो है कितना OH माइनस जो है वो रिमूवेबल है, उससे निकल सकता है, उसी के बराबर होता है क्या, एन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर आप देखते चाहिए या तो इसी को कह सकते हैं क्या, कि जितना OH माइनस रिमूवेबल होता है दैट इज इक्वल टू द एसिडिटी। ठीक है, तो यहां से दो देखिए कि अगर मान लीजिए हम फॉर एक एग्जांपल देते हैं कि MgOH का होल ट्वाइस, इसमें कितना OH है, 2 है। इसको अगर देखिए ना आप, इसको अगर ब्रेक करिएगा ऐसे में ब्रेक होता है, OH माइनस और ये 2 आयन, तो कितना OH माइनस रिमूव हो रहा है, 2 हो रहा है, इसलिए इस केस में फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ये कहता कि CaOH का होल ट्वाइस है, तो बताइए इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में भी सेम क्या होगा, Ca2 प्लस ये कितना है देखिए तो, और ये 2OH माइनस हो गया, तो इस केस में भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तीसरा केस मान लीजिए कि अगर आपको है NaOH, अगर NaOH है ये किसमें होगा, Na प्लस और OH माइनस, इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक OH माइनस डोनेट कर रहा है ये, इसलिए इस केस में एन फैक्टर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से मजे में पढ़ना है, क्लियर, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। तीसरा केस देखिए, एक साल्ट है, तो साल्ट के केस में किस तरह से हम लोग देखिए, अब साल्ट के केस में जो है कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं, तो साल्ट के केस में जो आपका एन फैक्टर होता है वो किसके बराबर होता है आपका, कि इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो केटायन पे जो भी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इक्वल क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए CaCO3 का हम बात करते हैं, तो जब इसको आप ब्रेक करिएगा तो ये क्या होगा, Ca2 प्लस में ब्रेक होगा और CO3 डबल माइनस में ब्रेक होगा। तो बताइए यहाँ पे एक ही केटायन है और इस पे चार्ज कितना, टोटल चार्ज एक ही एटम है और एक एटम पे चार्ज कितना है, +2, तो इस केस में एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अगर मान लीजिए कोई ये बात करता है कि Al2CO3 का होल थ्राइस,
देखिए तो इसको अगर ब्रेक करिएगा तो Al+3 होगा और 3CO3 डबल माइनस होगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, एक एटम पे +3 है, लेकिन यहाँ पे आगे 2 है तो 2 एटम हुआ, तो 2 एटम पे कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, एक पर +3 तो 2 पर कितना 6। यहाँ पे n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आप n फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये है Na2CO3 हो गया, अब इस केस में कैसे निकालिए, तो देखिए Na+2 और CO3 डबल माइनस। इस केस में देखिए तो सोडियम, टोटल सोडियम पे चार्ज कितना है +1, सोडियम कितना एटम 2 एटम, तो 2 एटम पे एक पर +1 तो 2 पे कितना हो जाएगा +2, तो इस केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि क्वेश्चन है आपका फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 MgCO3 H2SO4 का होल H2SO4 NaOH। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट केस में आते हैं हम लोग कि मॉलिक्यूलर वेट जो है CaCO3 का कितना होता है, देखिए Ca 40, ये 12 और ये कितना हो गया तो 16 इंटू 3, ये कितना आ गया 100 ग्राम, और इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट का अगर बात किया जाए तो यही ना होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर कितना हो गया इसका 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 50 ग्राम हो गया एन फैक्टर, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट। अब मान लीजिए अगर MgCO3 का कोई बात करता है, इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट का अगर हम लोग बात करते हैं MgCO3 का, तो देखिए Mg मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो है वो कितना होता है 24 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, ये कितना हो गया देखिए तो 84 ग्राम, 80 ग्राम। तो इसका एन फैक्टर इसका भी कितना होता है 2 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 42 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा है कि H2SO4, अगर इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इसका कितना होता है देखिए तो 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये आ जाता है 98 ग्राम। जब ये 98 ग्राम होता है एन फैक्टर 2 हो गया, तो इस केस में जो है आपका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालिएगा तो 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 49 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चौथा है कि NaOH में, तो देखिए तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा देखिए तो Na का कितना होता है 23, इसका 16 प्लस 1 कितना हो गया 40 ग्राम होता है, और इसका एन फैक्टर कितना होता है 1। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालिए, इसका अगर इक्विवेलेंट वेट अगर निकालिएगा कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 ग्राम हो गया। तो 40 ग्राम जो है इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ठीक है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, तो चलिए ये जो हुआ हम लोगों को यहां तक कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। आइए अब आते हैं हम लोग कि अच्छा एक नोट लिख लेते हैं। नोट में ये है
कि एसिड के केस में, फर्स्ट एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है इक्वल टू किसके, बेसिसिटी के। बेसिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ H प्लस जो है वो कितना डोनेट करता है, और बेस के केस में जो एन फैक्टर होता है आपका वो क्या होता है, इक्वल टू द एसिडिटी, कितना नंबर ऑफ H प्लस वो डोनेट करता है। तीसरा, साल्ट के केस में जो एन फैक्टर होता है क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देख रहे हैं आपको नंबर ऑफ, चाहे देखिए ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट जो है आप किस तरह से निकालते हैं उस चीज को देखिए। ठीक, अब देखिए तो यहां से आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो क्या होता है कि वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। अगर उसके इक्विवेलेंट वेट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहां से हमको ग्राम इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का निकल जाता है। तो आखिर ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह से आप निकाल रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए कहीं कहीं आपको बोर्ड पे क्या होगा, हल्का साइन कर रहा होगा, कोई बात नहीं है, लाइट की वजह से हल्का साइन कर रहा होगा तो वो हम बोल देते हैं, आप जब हम बोलते हैं उससे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आप कोशिश करिएगा कि खुद का नोट्स बनाएं। ठीक है, हम जो नोट्स देंगे तो वो तो होगा ही, ठीक है, लेकिन जब आप उस नोट्स को खुद से बनाएंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए अब है, अब यहां से ये ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, आपको निकालने आ गया आपको। देखिए तो जब ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आ गया तो आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर हम आप यहां पे दे दें कि इफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3 is taken, then find ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसका जो है ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो बताइए सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है आपको, तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस केस में एन फैक्टर कितना आता है 2, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था 100, यही ना आया था। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 50 ग्राम, क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट तो यही ना होता है वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया 20 डिवाइडेड बाय 50, यहां से ये और ये कटा तो ये जो है आपको आ रहा होगा 0.4 आ रहा होगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, अब देखिए एक अगला टर्म जो है वो क्या है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी जो है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। देख रहे हैं, ये नॉर्मलिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, ये सब क्या हो गया वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स होते हैं। ये जो क्या होता है सारे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप टेम्परेचर चेंज करिएगा तो ये सारा फैक्टर आपका चेंज करेगा। तो देखिए नॉर्मलिटी, तो देखिए तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मलिटी कहते हैं। मतलब अगर नॉर्मलिटी आपको इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल एन से, तो जो आपका नॉर्मलिटी है वो देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आपको क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब एक लीटर में जितने नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है, तो अब देखिए, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब आइए इससे रिलेटेड जो है एक आध क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग, कि क्वेश्चन है आपका, इफ 0.8 ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 500 ml solution, find normality। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हमको यहां से तो वेट ऑफ जो है, देखिए तो वेट ऑफ H2SO4, तो वेट ऑफ जो H2SO4 है वो कितना दिया हुआ है, 0.98 ग्राम दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम निकालने जाएं तो कितना आता है मॉलिक्यूलर वेट, 98 आता है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालने जाएंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो इस केस में एन फैक्टर कितना आता है, H2SO4 के केस में 2 आता है। ये कितना आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 49 आ गया। तो बताइए, यहां से आप ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से आ जाएगा कितना, देखिए तो 0.98 डिवाइडेड बाय 49। तो यहां से ये अगर दशमलव हटाते हैं आप, ये आ जाएगा कितना, 2। तो ये कितना आ गया, 2/100 आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से देखिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका 500 ml दिया हुआ है। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से जो नॉर्मेलिटी आएगा आपको क्या होगा, ग्राम इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 100, और वॉल्यूम इससे डिवाइड करना है तो ये 1/2 पर चला जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। तो ये कितना आ गया, 0.04 n हो गया इसका नॉर्मलिटी। तो इस सॉल्यूशन का जो है आपका नॉर्मलिटी क्या हो गया, आपका 0.04 n हो गया। और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, कुछ इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं वो भी देख लीजिए। नोट में हम लोग देख ले रहे हैं। फर्स्ट है, अगर सेमी नॉर्मलिटी कहीं लिखा हुआ है, सेमी नॉर्मलिटी का मतलब क्या होता है, हाफ। उसकी नॉर्मलिटी कितनी होगी, हाफ n होगी। अगर कहीं पे आपको ये लिखा होगा कि बाई नॉर्मलिटी, अगर कहीं पे बाई नॉर्मलिटी लिखा हुआ है, मतलब बाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक है, कहीं ये लिखा होगा डेसी नॉर्मलिटी, तो डेसी नॉर्मलिटी क्या होता है, 1/10। मिलीसेंटी डेसीमीटर नहीं होता, डेका हेक्टर किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है। मतलब कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 1/10। वही चीज हो गया कि 1 डेसीमीटर में आपको पूछ रहा है कितना नॉर्मलिटी हो जाएगा, तो 1/10। अगर आपसे पूछा है सेंटी नॉर्मलिटी, तो सेंटी नॉर्मलिटी जो होता है वो कितना हो जाएगा, 1/100n। ठीक है, इस तरह से क्या है आप निकाल सकते हैं इस चीज को। तो एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है कि फाइंड, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द
find the mass of NaOH present in 25 ml of a semi normal solution। ठीक है, अब बताइए यहां पे इसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी आपको कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है कितना है, 25 ml दिया हुआ है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो अब इसको काटिएगा तो ये 40 आ गया। तो बताइए कि सबसे पहली बात कि इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होती है, इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो कितनी होती है, 40, और इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से अगर आप यही ना पढ़े, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू यही तो पढ़े हुए हैं आप कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी है 1/2, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता है तो x मान लीजिए, और वॉल्यूम कितना है आपका 1 डिवाइडेड बाई 40। यहां से देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/40, मतलब ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1/80। तो 1/80 जो हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो बताइए कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कि वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट कितना है आपका, 1 डिवाइडेड बाई 80। आपको वेट ऑफ एनी सब्सटेंस नहीं पता तो y मान लीजिए, y इक्विवेलेंट वेट कितना आ रहा है 40, तो y इज इक्वल टू देखिए तो कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो 1/2 ग्राम जो है इसका आपको जो भी सब्सटेंस होगा उसका वेट दिया हुआ है कितना, 1/2 हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो अब तक आप पढ़े हैं ये सारा आपका बेसिक था वो खत्म हुआ। अब जो है हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे इसके। ठीक है, तो अब हमको समझ में हमको जहां तक लगता है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, वो जहां भी बैठे होंगे घर पे पढ़ रहे होंगे, सुरक्षित पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और 10 तारीख से जरूर आप 9 तारीख को जरूर मुजफ्फरपुर में सभी लोग पहुंच जाइए, क्योंकि 10 तारीख से आप लोग ऑफलाइन क्लास कर सकें। और जितने भी आपके जूनियर से जो 11th में है उन सभी को कन्वे कर दीजिए मैसेज कि आपका 10 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।